हेलो फ्रेंड्स, आज हम मेंस के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक बैंकिंग प्रणाली देखेंगे। अ, वीडियो लंबी होने के कारण मैंने ये कुछ पार्ट में डिवाइड की हुई है। तो ये बैंकिंग प्रणाली का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि बैंक क्या होती हैं। तो बैंक ऐसी संस्थाएं होती हैं जो लोगों की जो राशि रहती है, जो रुपए रहते हैं, उनकी जमा को स्वीकार करती हैं तथा उस जमा को ऋण के रूप में प्रदान भी करती हैं। बैंकों को पैसा जमा करने तथा ज़रूरतमंदों को लोन देने का लाइसेंस प्राप्त होता है और साथ ही साथ बैंक करेंसी एक्सचेंज, वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज और सेफ डिपॉजिट बॉक्स जैसी सुविधाएं भी देते हैं। ये बैंकों के कार्य होते हैं। बैंक पब्लिक से राशि को जमा करती है और उस राशि को ऋण देकर उसको अपना बिजनेस को रन करते हैं। ये बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है और साथ ही साथ इसके साथ और भी जो कुछ कार्य मैंने बताए हैं वो भी बैंकों द्वारा किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में बैंकिंग स्टार्ट कहाँ से हुई है। तो बैंकिंग का जो इतिहास है वो हम देखेंगे कि जब यूरोपीय भारत में थे तो उन्हें अपना बिजनेस रन करने के लिए बैंकिंग की आवश्यकता पड़ी। इसलिए सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा कलकत्ता में एक बैंक की स्थापना की गई थी। इस बैंक की जो स्थापना है वो संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम 1860 की सीमित देयता प्रावधान के तहत 1881 में भारतीय द्वारा संचालित अवध कमर्शियल बैंक भारत का पहला बैंक बना और यह भी यूरोपीय पद्धति पर ही था। मतलब 1770 में एक बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना और उसके बाद फिर 1881 में अवध कमर्शियल बैंक बना। इसके बाद हम देखेंगे कि अब हम देखेंगे कि जो हमारा आज वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसकी आधारशिला कहाँ से शुरू होती है। तो वो सबसे पहले 3 प्रेसिडेंसी बैंक स्थापित किए गए। पहला बैंक ऑफ बंगाल था जो 1806 में स्थापित किया गया था। तो 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई थी और 3 साल बाद ही इसको चार्टर्ड के द्वारा पुनः गठन करके बैंक ऑफ बंगाल में कन्वर्ट कर दिया गया 1809 में। और जो 2 अन्य बैंक थे, बैंक ऑफ मुंबई ये 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में स्थापित किए गए। बैंक ऑफ मुंबई जो लिखा है ना, ये बैंक ऑफ बम्बई होगा, उस समय वो बम्बई था जो आज का मुंबई है। फिर इन तीनों बैंकों को राष्ट्रीयकरण के द्वारा 1921 में इम्पीरियल बैंक बनाया गया और इस इम्पीरियल बैंक को पुनः 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया और साथ ही साथ 1959 में 8 क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक के सहायक बैंकों के रूप में बना दिया गया। ये 8 बैंक थे: स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। फिर क्या हुआ कि जो ये 8 सहायक थे एसबीआई के अंग, फिर इनका मर्जर स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले स्टेट बैंक का बीकानेर तथा स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को 1959 में मिला के एक किया गया और इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर हो गया है। और इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को सन 2009 में मिलाया गया और एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर था उसको 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही मिला दिया गया। इस प्रकार जो 5 सहायक बैंक बचे हैं और एक भारतीय महिला बैंक के विलय की मंजूरी सरकार दे चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकृत बैंकों में शामिल नहीं किया जाता है। जो हमारे यहाँ राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वो एक अलग अधिनियम के तहत बनाए गए थे। स्टेट बैंक का एक अधिनियम अलग ही है। तो स्टेट बैंक की जो सबसे पहली ओवरसीज़ जिसको हम बोलते हैं शाखा थी वो कोलंबो श्रीलंका में खोली गई थी और विश्व में सर्वाधिक संख्या में संस्था रखने वाला बैंक है। एसबीआई वर्तमान में सबसे अधिक गैर संपत्ति वाला बैंक है। अब ये गैर संपत्ति क्या होती हैं? तो गैर निष्पादित संपत्ति, इसको हम इंग्लिश में एनपीए भी बोलते हैं, मतलब नॉट परफॉर्मिंग असेट्स। मतलब ऐसे ऋण जो ऋण बैंकों ने दिया है लेकिन उसके मूलधन
और उसका जो ब्याज है उसका भुगतान 90 दिनों द्वारा ऋणी द्वारा 90 दिनों या इससे ज़्यादा के लिए ऋणी द्वारा नहीं किया गया है। तो इस प्रकार की जो राशि होती है उसको एनपीए में डाल दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे कि 16 मार्च 1949 को बैंकिंग नियम अधिनियम लाया गया, जिसका उद्देश्य क्या था कि बैंकों को और अधिक मजबूत बनाएंगे और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर इसको और अधिक अधिकार भी प्रदान करेंगे। फिर हम देखते हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंक क्या होते हैं। जो पब्लिक सेक्टर की संपत्ति होती है उसका संचालन राज्य या केंद्र सरकार द्वारा किया जाना, मीन्स जो पब्लिक यानी जनता के द्वारा जो जमा पूंजी होती है उसका जो संचालन है वो सरकार के द्वारा किया जाना। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण की हमें ज़रूरत क्या पड़ी? तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज़रूरत ये थी कि जो प्राइवेट बैंक चल रहे थे वो ग्रामीण भारत में अपना बिजनेस नहीं चलाना चाहते थे। सबसे मुख्य कारण ये था क्योंकि भारत को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए ग्रामीण भारत की तरफ सरकार को देखना बहुत आवश्यक था। उसके बाद और भी कुछ बिंदु हैं, सामाजिक कल्याण के लिए भी ज़रूरी था बैंकिंग की आदत को बढ़ावा देना, क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंक मतलब अपनी शाखाएं हर जगह स्थापित कर रही थी, चाहे वो जगह ग्रामीण हो या शहरी हो। लेकिन प्राइवेट जो बैंकें थी वो सिर्फ ऐसी जगह पे अपनी बैंकें लगाना चाहती थी जहाँ से उन्हें लाभ अर्जित हो। बैंकिंग क्षेत्र को विस्तार देने के लिए निजी एकाधिकार, जो मैंने अभी बताया कि जो निजी बैंकें थी उस समय उनका जो वर्चस्व था उनको नियंत्रित करने के लिए क्षेत्रीय असंतुलन, ये क्षेत्रीय असंतुलन जो है ना वो अगर सभी जगह इक्वलिटी आएगी बैंकिंग में तो असंतुलन कम करने के प्रयास के लिए भी ज़रूरी था, और प्राइवेट क्षेत्र में ऋण प्रदान करने के लिए। फिर हम देखेंगे जो भारत के केंद्रीय बैंक हैं आरबीआई है। आरबीआई ने 19 बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों का दर्जा दिया है। ये 1969 में जो आपको अभी मैंने बताया था वो 19 बैंकें हैं टोटल, और इनमें सबसे पहले 1969 में 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। इसमें क्या था, इलाहाबाद बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और विजया बैंक। ये 14 जो बैंक थी इनको 1969 में किया गया था, और उसके बाद 1980 में आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को और किया गया। तो जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण था वो 19 जुलाई 1969 को हजारी समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था, और इनमें से प्रत्येक बैंक की शुरुआती पूंजी 50 करोड़ रुपए थी। और जो 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया, उनकी जमा राशि 200 करोड़ थी। इसके बाद हम देखेंगे कि विलय होना प्रारंभ हो गए बैंक। तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया का 4 सितंबर 1993 को पीएनबी में विलय किया गया, और इसके बाद 2005 में आईडीबीआई बैंक को राष्ट्रीयकृत किया गया, और राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 हो गई। जो ऊपर पहले थी 14 + 6 मतलब 20 हो गए थे। उसके बाद एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज करने पे 19 रह गए थे, और वापस 2005 में आईडीबीआई को जब राष्ट्रीयकृत किया तो बैंकों की संख्या वापस से 20 हो गई। उसके बाद हम देखेंगे 2018 में बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ, और पीएनबी में ओबीसी, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के विलय की भी सिफारिश की गई। कैनरा में सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक और यूनियन बैंक में आंध्रा एवं कॉरपोरेशन बैंक के विलय की तैयारी सरकार ने की हुई थी, जिन्हें 1 अप्रैल 2020 में विलय किया गया है। फ्रेंड्स, तो ये कुछ शुरुआती पॉइंट थे जो मेंस के लिए काफ़ी पर्याप्त हैं बैंकिंग प्रणाली से लेकर, और इसके आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में आरबीआई पढ़ेंगे कि आरबीआई का गठन कैसे हुआ, किस अधिनियम के तहत हुआ, उसके आरबीआई के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो बैंकिंग में जो मैं सेकंड वीडियो अभी लाऊंगा बैंकिंग प्रणाली में, वो उसमें आरबीआई के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।